नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या होते हैं, संबंधों के प्रकार क्या होते हैं और संबंधों की जो नेचर होती है, प्रकृति होती है, उसको भी जानेंगे। उसके बाद हम लोग वर्ल्ड सिनेरियो और वैश्विक परिदृश्य को जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, शुरुआत में हम जो ये वीडियो शूट कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, ये सारी वीडियो YouTube पर या हमारी वेबसाइट पर आपको अवेलेबल होगी। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.nipunindia.in, यानी कि NIPUNINDIA.in पर आपको उपलब्ध होगी शुरुआत की वीडियो। बाद में आप इसको ऑनलाइन प्रोग्राम के थ्रू परचेज कर सकते हैं, ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ में कहा जा सकता है कि दो देशों के बीच में अगर सोशल रिलेशन यानी कि सामाजिक कोई संबंध बनता है, कोई पॉलिटिकल रिलेशन बनता है या कोई इकोनॉमिकल रिलेशन अगर बनता है, तो अगर दो देशों के बीच में सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक, साथ में सांस्कृतिक संबंध भी अगर बनता है तो उसको हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन के नाम से जानते हैं। अब इंटरनेशनल रिलेशन में जो रिलेशन के टाइप होते हैं, यानी कि जो प्रकार होते हैं, तो वो प्रकार क्या होते हैं उसको जानते हैं। जैसे मैंने कहा कि पॉलिटिकल रिलेशन, राजनीतिक संबंध, तो कैसे संबंध को हम कहेंगे कि राजनीतिक संबंध दो देशों के बीच में बना है? अगर दो देशों के बीच में जैसे जो आइडियोलॉजी होती है या जो विचारधारा होती है, जो आधार होता है, जैसे हम बात करें भारत में भी लोकतंत्र को स्वीकृति दी गई, लोकतंत्र को स्वीकार किया गया है। ऐसे ही अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका में भी क्या है, लोकतंत्र है। अगर दोनों देश एक दूसरे के डेमोक्रेटिक वैल्यू को या डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, उसको स्थायित्व देने में, उसको स्टैंडर्ड बनाए रखने में, उसको हमेशा परमानेंट बनाए रखने में, वो डिसमिस ना हो, टेम्परेरी ना हो, उसमें एक स्टेबिलिटी रहे, उसको बनाए रखने के लिए अगर सहयोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो हम कहेंगे ये पॉलिटिकल रिलेशन दोनों देशों के बीच में है। ऐसे ही जैसे हम बात करें कि अगर अमेरिका भारत की जो सिक्योरिटी काउंसिल में भारत अपना जो क्लेम कर रहा है, आप जानते भी होंगे दोस्तों कि भारत सिक्योरिटी काउंसिल में अपना क्लेम करता है कि भारत को भी एक परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। अगर भारत का इस तरह के सपोर्ट को, यानी कि इस तरह की जो डिमांड भारत कर रहा है, इस तरह की जो क्लेम भारत कर रहा है, अगर कोई राष्ट्र, कोई भी देश, चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, चीन हो, पाकिस्तान हो, अगर कोई भी उसको सपोर्ट करता है, उस क्लेम को अपना समर्थन देता है, तो हम कहेंगे दोनों देशों के बीच में एक पॉलिटिकल रिलेशन को क्या कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है या प्रदर्शित कर रहा है। ऐसे ही जैसे भारत का कश्मीर मुद्दा, तो कश्मीर मुद्दे पे अगर कोई भी देश भारत को सपोर्ट करता है, भारत के व्यू को अपना समर्थन देता है, तो हम कहेंगे कि दोनों देशों के बीच में क्या है, एक पॉलिटिकल यानी कि आपका राजनीतिक संबंध है। तो हमने देखा कि अगर एक दूसरे के पॉलिटिकल मुद्दे पर, संक्षेप में कहें, अगर एक दूसरे के जो राजनीतिक मुद्दे हैं, पॉलिटिकल जो इश्यूज हैं, उसमें एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे की बातों का समर्थन कर रहे हैं, तो कहा जा सकता है कि इन दो देशों के बीच में एक पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक संबंध है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों मिलिट्री रिलेशन की, सैनिक संबंध की। तो सैनिक संबंध किसको कहा जाता है? कि जब हम कहते हैं कि दो देशों के बीच में एक सैनिक संबंध है, अगर दोनों देश संयुक्त अभ्यास यानी कि आपका जॉइंट एक्सरसाइज करते हैं। आए दिन आप सुनते भी होंगे कि भारत और अमेरिका की सेनाओं ने एक संयुक्त अभ्यास किया, तो यानी कि भारत और अमेरिका की सेना का मिलकर संयुक्त अभ्यास कर रही है, तो दिखा रहा है कि ये एक क्या है, आपका मिलिट्री रिलेशन यूएसए और इंडिया के बीच में है। ऐसी ट्रेनिंग, एक दूसरे को प्रशिक्षण देना, जैसे अमेरिका की सेनाएं या अमेरिका के ऑफिसर्स वगैरह हमारे सोल्जर्स को क्या करें, ट्रेनिंग दें, या हमारे सोल्जर उनको ट्रेनिंग दें, जैसे भारत अफगानिस्तान के सोल्जर्स को ट्रेनिंग दे रहा है। तो कहा जा सकता है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में एक मिलिट्री टाइज हैं, मिलिट्री रिलेशंस हैं। इसके अलावा कोई मिलिट्री
वेपन हो या मिलिट्री का कोई भी इस तरह का संसाधन हो, उसको मिलकर क्या करें, प्रोडक्शन करें, उसको मिलकर बनाएं। तो वहां भी कहा जा सकता है कि दो देशों के बीच में एक मिलिट्री रिलेशन, जैसे भारत और रूस ने दोनों ने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल बनाया, तो हम कह सकते हैं कि भारत और रशिया के बीच में एक मिलिट्री रिलेशन है। इसी तरह हम दोस्तों बात करें स्ट्रेटेजिकल रिलेशन की, यानी कि आपका रणनीतिक सामरिक संबंधों की हम बात करते हैं कि दो देशों के बीच में स्ट्रेटेजिकल रिलेशन यानी कि सामरिक संबंध या रणनीतिक संबंध। क्या इसमें मिलिट्री रिलेशन तो ऑलरेडी क्या हो जाता है, इंक्लूड हो जाता है कि उसके अंदर सैनिक संबंध जो होता है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। इसके अलावा अगर दोनों देश एक दूसरे को टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट करें, यानी कि जैसे अमेरिका के पास कोई टेक्नोलॉजी है वो भारत को दे देता है, या भारत को, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूं, जब 99 में कारगिल वॉर हो रहा था तो भारत ने अमेरिका से जो सैटेलाइट के बारे में जानकारी जानना चाहा था ताकि हमको पता चल सके कि पाकिस्तान के जो घुसपैठी सैनिक हैं वो कहाँ पर बैठे हैं। लेकिन उस समय हमारे इतने अच्छे संबंध नहीं थे अमेरिका से, तो अमेरिका ने हमको उस तरह की सहायता नहीं दी थी। लेकिन अगर आज इस तरह की कोई चीज़ मांगते हैं और कोई देश हमारी सहायता करता है तो हम कहेंगे टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट एक दूसरे देशों को किया जा रहा है। तो जहां पर टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट होता है दो देशों के बीच में तो उसको हम लोग कहेंगे स्ट्रेटेजिकल रिलेशन है दोनों कंट्री के बीच में। जैसा आज आप देखने को मिलता है इजराइल के साथ, अमेरिका के साथ, इन सब देशों के साथ आज हमारे स्ट्रेटेजिकल रिलेशन भी चल रहे हैं। इसके अलावा इंफॉर्मेशन यानी कि आज सूचनाओं का आदान प्रदान, कि अगर दो देश आपस में इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करें, जैसे भारत बांग्लादेश के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, और भी कई देश हैं जिनके साथ क्या होता है, भारत सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। टेररिज्म से जो हम लोग फाइट कर रहे हैं, चाहे हम फाइट कर रहे हों या अमेरिका फाइट कर रहा है टेररिज्म से, या कोई और कंट्री फाइट कर रहा है, तो टेररिज्म के इशू पर भी अगर दोनों देश एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, टेररिज्म से लड़ने में एक दूसरे की सहायता करते हैं, तो वहाँ भी हम कहेंगे कि दोनों देशों के बीच में क्या है, एक आपका स्ट्रेटेजिकल रिलेशन है। इसके अलावा मैरीटाइम सिक्योरिटी, समुद्री सुरक्षा, बड़ा अच्छा आपने सुना होगा क्वाड, जो अभी रिसेंटली आपका क्वाड संगठन बना है जिसमें 4 देश मिलकर, भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया मिलकर हिंद महासागर और उसके आसपास के क्षेत्र की सुरक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं। तो अगर इस तरह का भी हमको कोई रिलेशन या कोई कार्य देखने को मिलता है देशों के बीच में, तो हम कहेंगे दो देशों के बीच में एक स्ट्रेटेजिकल रिलेशन है। इसके अलावा दोस्तों अगला हम देखते हैं कल्चर रिलेशन, यानी कि सांस्कृतिक संबंध। जब आप देख रहे होंगे कल्चर रिलेशन यानी कि आपका सांस्कृतिक संबंध। ये कल्चर रिलेशन क्या होता है दोस्तों, अगर दोनों देश फेस्टिवल सेलिब्रेशन करते हैं, यानी कि जैसे हम बात करें भारत है, तो भारत के अंदर एक अच्छा फेस्टिवल आपका बनाया जाता है दीपावली, होली, मेनली दीपावली की हम बात करें, तो अगर अमेरिका के अंदर भी दीपावली सेलिब्रेशन होता है तो हम कहेंगे कि वहाँ भारत और अमेरिका के बीच में एक कल्चर रिलेशंस भी क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। एक दूसरे की कल्चर को सम्मान देना, रिगार्ड देना, तो ये कल्चर रिलेशन को क्या दिखा रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। इसके अलावा कल्चर समिट का होना, एक दूसरे देशों के बीच में आपस में कल्चर समिट हो, उनके लोग हमारे यहाँ आए या हमारे लोग उनके यहाँ पर जाएं और सांस्कृतिक मुद्दों पर समिट हो, तो उसको हम लोग कह देते हैं कल्चर समिट का होना, यानी कि वहाँ भी आपके क्या है, कल्चर रिलेशन है। लैंग्वेज लिटरेचर का स्टडी प्रोग्राम, जैसे हम लोग रशिया की बात करें तो रशिया में हिंदी के काफ़ी ज़्यादा आप लिटरेचर आपको देखने को मिल जाएंगे। वहाँ पर जगह जगह आपको हिंदी के सिखाने वाले आपको इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे, तो वहाँ पर हिंदी सीखने की एक बड़ी संख्या है, जो वहाँ के लोग हिंदी सीखने को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। तो अगर इस तरह का भी हम लोग रिलेशन देखने को मिलते हैं कि एक दूसरे की लैंग्वेज को सीखना, एक दूसरे के लिटरेचर को स्टडी करना, तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि दो देशों के बीच में कल्चर रिलेशन आपको दिखाई देता है। इसके अलावा इकोनॉमी रिलेशन, अंतिम दोस्तों आपका इकोनॉमी रिलेशन, यानी कि आपका आर्थिक संबंध की हम बात करें। बायलिटरल ट्रेड, अगर दो देशों के बीच में बायलिटरल ट्रेड होता है, यानी कि द्विपक्षीय व्यापार होता है, तो लगभग सभी देशों के बीच में होता है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं आर्थिक संबंध, यानी कि आपका इकोनॉमिकल रिलेशन बोल सकते हैं।
इसके अलावा ऑयल गैस को लेकर रिलेशन बनता है, मतलब हम किसी देश से तेल और गैस खरीद रहे हैं तो भी हम देख सकते हैं। इसके लिए हम लोग करते क्या हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एग्रीमेंट करते हैं, यानी कि एक आपका समग्र आर्थिक समझौता करके हम लोग करते हैं। यहाँ पर दोस्तों दो तरह के समझौते देखने को मिलते हैं। एक तो होता है आपका CECA, यानी कि आपका कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। आपके सामने आ भी रहा होगा कि हम लोग दो देशों के बीच में अगर आपका CECA होता है या फिर उससे अगला स्टेप होता है CEPA, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। दोस्तों जानते हैं पहले CECA क्या होता है और CEPA क्या होता है। CECA में क्या होता है, जो आपके टैरिफ होते हैं, जो टैक्स वगैरह होते हैं, उनको रिड्यूस कर दिया जाता है और ट्रेड जो होता है वो सभी वस्तुओं के बीच में होने से हो जाता है। लेकिन जब हम लोग बात करें CEPA की, तो CEPA में इस ट्रेड के अलावा सर्विस और इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो सेवाएं और निवेश, वो भी इसमें क्या हो जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है। तो अगर CECA कहें और CEPA कहें तो दोनों में मेन डिफरेंसेस क्या हुआ कि CECA में केवल और केवल बात हो रही है किसकी, इसमें बात हो रही है केवल वस्तुओं के व्यापार की, यानी कि जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, जो आपका ट्रेड है वो वस्तुओं के प्रोडक्ट केवल ट्रेड तक बात सीमित है। लेकिन जैसे ही CEPA आता है तो इसके अंदर आपका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है ट्रेड के साथ साथ सर्विस और इन्वेस्टमेंट भी इसके अंदर क्या हो जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है। तो CEPA क्या होता है, थोड़ा सा CECA से थोड़ा वाइड हो जाता है, ये एक व्यापक अवधारणा है। अगर हम रिसेंटली बात करें तो CECA मलेशिया के साथ किया गया है अभी रिसेंट में, और CEPA अभी रिसेंटली आपका जापान के साथ में किया गया है। सामान्यतः अगर हम देखें तो CECA पहले किया जाता है, उसके बाद हम लोग CEPA के ऊपर में आते हैं, यानी कि आपका उसके बाद में CEPA के साथ में किया जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर भी देख सकते हैं, इंडिया और श्रीलंका के बीच में पहले 98 में आपका CECA किया गया था, जो इन्फोर्स हुआ था या जो काम करना शुरू किया था उसने सन 2000 से करना स्टार्ट किया था। और फिर श्रीलंका के साथ हमने CEPA अगस्त 2004 में किया। तो कहने के मतलब ये है कि पहले हम लोग CECA को डेवलप करते हैं किसी देश के साथ में इकोनॉमिक रिलेशन बनाने के लिए, और उसके बाद हम लोग CEPA को डेवलप करते हैं। तो ये इकोनॉमिक रिलेशन की हमने बात करी। देशों के बीच में अगले हम बात करते हैं कि देशों के बीच में नेचर क्या होता है, यानी कि दो देशों के बीच में प्रकृति संबंधों का जो रिलेशन होगा, यानी कि जो संबंधों का जो प्रकृति होगी वो कैसी होती है। इसको हम लोग 204 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहली कैटेगरी टेंशन, हमेशा तनाव, कि दो देशों के बीच में हमेशा क्या रहता है, तनाव रहता है, टेंशन रहता है। कितना भी प्रयास कर लें, 1-2 साल तक तो सब ठीक लगता है, लेकिन फिर दोबारा से टेंशन शुरू हो जाती है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान, यानी कि दो देशों के बीच में हमेशा क्या रहना है, इनके हमेशा बीच में क्या रहना है, टेंशन रहना है। अभी तक हम लोग 4 वॉर लड़ चुके हैं, और उसके बाद हम देखें कि 90 के दशक से लेकर अभी तक एक प्रॉक्सी वॉर झेल रहे हैं। उसके अलावा आए दिन टेररिस्ट अटैक में भी हम लोग देखते रहते हैं कि पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट किसी न किसी तरीके से रहता ही रहता है। ये नहीं कि हम लोग केवल अपने ही बीच में रखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इस तरह का तनाव दोनों देशों के बीच में देखने को मिलता है। तो ये हुआ, एक प्रकृति हुई कि दो देशों के बीच में हमेशा तनाव की स्थिति होना। एक दूसरा प्रकृति होती है, वो होती है कोऑपरेशन की, सहयोग की। सहयोग की जो हम लोग बात करें तो सहयोग की बात हमें देखने को मिलती है भारत और रशिया के बीच में, यानी कि रूस और इंडिया के बीच में कोऑपरेशन। हालांकि कुछ दिनों से कहा जा रहा है, ये भी हम चर्चा करेंगे आगामी क्लासेस में, कि दो देशों के बीच में जो संबंध है, कि आज जो रशिया का संबंध है थोड़ा सा दूर हो रहे हैं। ये भी हम लोग चर्चा करेंगे जब हम इंडिया और रशिया की बात करेंगे। लेकिन मैं कहूँ फिर भी कोई चीज़ आपको बहुत विरोध देखने को नहीं मिलता है। जैसे इंडिया और रशिया के बीच में हमेशा कोऑपरेशन, हर मुद्दे पर सहयोग करना, चाहे वो परमाणु का मुद्दा हो, एटॉमिक सप्लाई का मुद्दा हो, वेपन का मुद्दा हो, बॉर्डर डिस्प्यूट के इश्यूज हो, जैसे भूटान और भारत के बीच में संबंध का होना, यानी कि कोऑपरेशन, सहयोग का होना, ये हम देखने को मिलता है।
इसके बाद तीसरी प्रकृति होती है टेंशन के साथ कोऑपरेशन। तो दोस्तों यहाँ पे हमने बात करी टेंशन के साथ कोऑपरेशन, मतलब तनाव के साथ सहयोग, यानी कि तनाव तो होगा लेकिन तनाव के साथ साथ क्या रहेगा, आपका साथ में सहयोग भी रहेगा। जैसे इंडिया और चाइना, चाइना के साथ इंडिया के बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, उन पे हमेशा तनाव बना रहता है। आप देखे भी हैं, हम लोग जानते भी हैं कि चीन के साथ हम लोग 2 बार तो वॉर कर चुके हैं, 1962, 1967, और इसके अलावा 2 बार हम लोग क्या कर चुके हैं, स्टैंड ऑफ कर चुके हैं। एक तो 1987 में किया और दूसरा आपका 2017 में किया, 2017 में जो हम डोकलाम इशू को लेकर। उसके अलावा भी आए दिन अरुणाचल में, आजकल तो खैर चीन नहीं कर रहा है, लेकिन पिछले समय में हम देखते थे कि आए दिन अरुणाचल में आ जाया करता था और आकर अपनी कैंपिंग करता था, फिर लौट जाता था। तो आए दिन बॉर्डर डिस्प्यूट हम दोनों के बीच में रहते ही रहता है, लेकिन उसके बाद भी कोऑपरेशन है। जैसे इकोनॉमिकल इश्यूज को लेकर एक अच्छा खासा ट्रेड चीन हमसे करता है, हम चीन से करते हैं, वहाँ पर कोऑपरेशन देखने को मिलता है। बहुत सारे इंटरनेशनल डायस पर भी दोनों देश एक दूसरे का सहयोग करते हुए दिखाई देते हैं, चाहे वो WTO का डायस हो, चाहे वो आपका IMF का डायस हो। अनेकों मंचों पर इस तरह के सहयोग दोनों देशों के बीच में देखने को मिलते हैं। फिर चौथा होता है आपका कोऑपरेशन के साथ टेंशन, यानी कि पहले सहयोग और सहयोग के साथ साथ क्या होगा, टेंशन भी दिखाई देगा। जैसे भारत और अमेरिका का रिलेशन, इंडिया एंड USA रिलेशन। वैसे तो दोनों देश डेमोक्रेसी को लेकर सपोर्ट करते हैं, टेररिज्म को, टेररिज्म अगेंस्ट को लेकर आपस में सपोर्ट करते हैं, तो वहीं दोनों देशों के बीच में कुछ तनाव भी बना रहता है। जैसे H1B वीज़ा का विवाद, पिछले दिन आपने देखा भी होगा कि H1B वीज़ा विवाद भी दोनों देशों के बीच में देखने को मिला। उसके अलावा पेरिस एग्रीमेंट को लेकर, उसके अलावा आपका पीस क्लोज को लेकर जो आपने देखा होगा, सब्सिडी को लेकर, ये भी हम चर्चा करेंगे बाद में जब हम लोग इस टॉपिक पर आएंगे। तो पीस क्लोज को लेकर तो कुछ साथ में टेंशन भी है, लेकिन सहयोग वहाँ पर बना रहता है। तो ये दोस्तों प्रकृति थी दो देशों के बीच में संबंधों को लेकर। इसके अलावा कुछ टर्म यूज़ की जाती हैं देशों के बीच में कि देशों के संबंध कैसे होते हैं। जैसे एक तो आप टर्म सुनते होंगे मित्र राष्ट्र, अलाई कंट्रीज। मित्र राष्ट्र किन्हें कहा जाता है, हु इज द अलाई कंट्रीज। अलाई कंट्रीज उनको कहा जाता है जिनके सामरिक सुरक्षा हित साझे हों, अर्थात स्ट्रेटेजिकल एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्या हों, एक दूसरे के साथ में क्या हों, वो शेयर करते हों, एक जैसे हों और उनके आपस में क्या हों, साझे हों। यानी कि जो सुरक्षा की बातें मेरे लिए जरूरी हैं वही सुरक्षा की बातें भूटान के लिए भी जरूरी हैं। जैसे डोकलाम विवाद था कि अगर चीन डोकलाम पे आके बैठ जाता तो ये भूटान के लिए भी चिंता का विषय था और भारत के लिए भी क्या था, चिंता का विषय था। यानी कि दोनों का यहाँ पर क्या था, सुरक्षा हित क्या थे, साझे थे। वैचारिक समानता, यानी कि जो आपका आइडियोलॉजिकल इक्वलिटी है वो क्या होनी चाहिए, आपकी इक्वल होनी चाहिए। कॉन्सेप्चुअल कहें या हम आइडियोलॉजिकल कहें, जो आइडियोलॉजिकल इक्वलिटी है वो भी दो देशों की इक्वल होने से भी क्या होता है, अलाई कंट्री बन जाते हैं। जैसे भारत और अमेरिका, अमेरिका में भी एक डेमोक्रेसी है और इंडिया में भी एक डेमोक्रेसी है। आपने सुना भी होगा बराक ओबामा का स्टेटमेंट कि भारत और अमेरिका की जो दोस्ती है ये एक विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र और सबसे पुराने लोकतंत्र की दोस्ती है। ये 21वीं सदी को क्या करेगी, परिभाषित करेगी। तो इस तरह का ये अलाई कंट्री। आर्थिक मुद्दों पर सहयोग, यानी कि जो आपके इकोनॉमिकल इश्यूज होते हैं उस पर दोनों देश क्या करते हैं, एक दूसरे को कोऑपरेशन करते हो, एक दूसरे को सहयोग करते हो, तो हम लोग उसको कहेंगे कि ये आपस में क्या मित्र राष्ट्र हैं। अगली एक टर्म दोस्तों आती है, वो आती है नेचुरल अलाई, यानी कि आपके प्राकृतिक मित्र। प्राकृतिक मित्र वो होते हैं कि जहां पर हितों में क्या हो, सामंजस्य हो, यानी कि जो इंटरेस्ट हैं वो क्या हो, एक जैसे हो, उनमें आपस में इस तरह का किसी तरह के मतभेद की, किसी तरह के विरोध की कोई गुंजाइश ही ना हो, यानी कि आपस में एक दूसरे का सहयोग हो। जैसे हम भारत और भूटान की बात करें, आप जानते होंगे भारत और भूटान के बीच में कोई बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है, हालांकि नेपाल के साथ तो है, लेकिन भूटान के साथ किसी भी तरह का कोई भी बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है। तो मतभेद किस बात पर होगा, ऐसा कोई चीज़ देखने को नहीं मिलती, ना तो कोई बॉर्डर डिस्प्यूट है, ना ही कोई इकोनॉमिकल किस तरह का प्रॉब्लम है। तो इसको हम लोग बोल देते हैं कि दे आर द नेचुरल अलाई। तो हम कह सकते हैं भारत भूटान एक दूसरे के नेचुरल अलाई हैं। इसके अलावा आपके सहभागी कंट्री,
कि पार्टनर कंट्री किसको बोलते हैं, सहभागी देश किसको बोलते हैं। सहभागी देश वो होते हैं जिनके बीच में आर्थिक और व्यापार मतलब इकोनॉमिकल रिलेशंस हो और ट्रेड रिलेशन हो, तो उसको हम लोग सहभागी देश बोल देते हैं, यानी कि सहभागी कंट्री बोल देते हैं। और इसके लास्ट में आपका सैनिक गठबंधन। सैनिक गठबंधन क्या होता है? सैनिक गठबंधन जैसे अमेरिका के द्वारा बनाया गया नाटो, शीत युद्ध के दौर में यूएसएसआर के द्वारा बनाया गया वर्सा पैक्ट, ये इसी का एग्जाम्पल है सैनिक गठबंधन का। सैनिक गठबंधन जो होते हैं ये सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर आधारित होते हैं, यानी कि कलेक्टिव सिक्योरिटी की थ्योरी पर बेस करते हैं। कलेक्टिव सिक्योरिटी का अर्थ ये होता है, जैसे मान लीजिए आज नाटो में 29 कंट्रीज हैं और उन 29 कंट्री में किसी के ऊपर भी कोई देश, अन्य देश उन 29 से अलग कोई देश किसी तरह का कोई अटैक या हमला करता है, तो वह अटैक केवल और केवल उस अकेले देश के ऊपर नहीं माना जाएगा, उन बाकी जो देश हैं 20 के 29 देश पर अटैक माना जाएगा और वो उस आक्रमण का मुकाबला मिलकर करेंगे। तो उसको बोल देते हैं सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत पर आधारित संगठन, एक सैनिक गठबंधन। तो जैसे नाटो आपका यूएसआर ने बनाया था आपका वर्सा पैक्ट, प्रेजेंट में रूस का बनाया हुआ है सीटो, तो ये आपके क्या हैं, सैनिक गठबंधन हमको देखने को मिलते हैं। दोस्तों अगर हम लोग वर्ल्ड की बात करें, दुनिया की बात करें, तो दुनिया में कुल आपके 195 कंट्रीज हैं। जब हम देश की बात कर रहे थे कि देश में जो आपके कंट्री हैं वो कितने, आपके 195 कंट्रीज हैं, जिसमें से 193 तो हैं आपके यूएनओ के मेंबर हैं। आप जानते होंगे एक आपका अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका नाम है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। 193 मेंबर हैं, लेकिन 2 कंट्री उसके मेंबर नहीं है। एक तो होली स्टेट यानी कि आपका वेटिकन सिटी, ये यूरोप में बहुत छोटा सा देश है, लगभग 1000 की जनसंख्या का देश है यूरोप में, जिसके 2 नाम हैं, होली स्टेट या वेटिकन सिटी, और दूसरा आपका फ़लस्तीन यानी कि आपका फ़िलिस्तीन जिसको हम बोलते हैं। ये दोनों देश जो हैं यूएनओ के मेंबर नहीं हैं। इसके अलावा इस 195 लिस्ट में, जो 195 की लिस्ट है, इसमें 3 देश और शामिल नहीं किए गए हैं। एक तो है ताइवान आप जानते ही होंगे कि चीन के साउथ और ईस्ट में एक छोटा सा देश, यहाँ पे मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, कर्सिव में आप देखिएगा कि ये मैं दिखा रहा हूँ आपको कलर से, तो यहाँ पर आपको छोटा सा देश है ताइवान, ये आपको दिख रहा होगा ताइवान। ये हालांकि हम बड़े मैप में जब चीन का मैप दिखाएंगे तो हम आपको उसको क्लियरली दिखाएंगे ताइवान कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है। ताइवान को कुछ देश एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देते हैं, कुछ देश ताइवान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता नहीं देते हैं, क्योंकि इसका ऑफिशियल नेम भी आप जानते होंगे। चाइना का जो ऑफिशियल नेम है वो है आपका PRC, तो ताइवान का जो ऑफिशियल नेम है वो आपका ROC, रिपब्लिक ऑफ चाइना, और इसका पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, क्योंकि चाइना बोलता है कि ताइवान मेरा पार्ट है, ताइवान मेरा हिस्सा है। हम उस समय इस पर हमला करके इसको मिला नहीं पाए थे, लेकिन भविष्य में मिलाएंगे। तो चाइना ताइवान को लेकर हमेशा बोलता है कि इज द पार्ट ऑफ द वन चाइना पॉलिसी, तो इस कारण ताइवान को उसमें शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा आपके 2 और देश, एक तो कुक आइलैंड आप देख रहे होंगे, कुक आइलैंड, और दूसरा आपका न्यू। ये जो दोनों देश हैं ये ऑस्ट्रेलिया के पास, नीचे देखिए मैं कर्सर में दिखा रहा हूँ, ये हमारे यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ कलर से, ये हमारे पैसिफिक कंट्रीज हैं। ये टोटल आपके क्या हैं, न्यूजीलैंड को आप छोड़ दीजिए, जो नीचे मैं आपको दिखा रहा हूँ ये न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड को छोड़ दीजिए, ऑस्ट्रेलिया को छोड़ दीजिए। उसके अलावा ये टोटल आपके कितने देश हैं, 14 देश हैं, 14 देश। इसी 14 देशों में 2 देश हैं, न्यू और आपका कुक आइलैंड। इन दोनों देशों ने न्यूजीलैंड के साथ में समझौता किया हुआ है कि हम लोग न्यूजीलैंड के ही एक हिस्से के रूप में देखे जाएंगे। हालांकि कुक और न्यू आइलैंड को ये आज़ादी दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है कि वे किसी और देश के साथ भी अपने रिलेशन को डेवलप कर सकते हैं, संबंध बना सकते हैं, लेकिन वो कंसीडर होते हैं किसके साथ में, आपका न्यूजीलैंड के साथ में कंसीडर होते हैं। तो दोस्तों ये आपका वर्ल्ड का मैप, इस वर्ल्ड के मैप में आप देखें तो ये जो मैं दिखा रहा हूँ कर्सिव का, मेरे देखिए ये है अफ्रीका। दोस्तों आपका अफ्रीका में टोटल आपके 54 देश हैं। इसके बाद ये आपका एशिया में आपके जो देश हैं वो आपके पूरे के पूरे आपके 48 कंट्रीज़ हैं। फिर ये दोस्तों आपका है यूरोप में आपके 44 कंट्रीज़ हैं। फिर ये आपका लैटिन अमेरिका यानी कि आपका
साउथ अमेरिका और मिडिल अमेरिका को लेकर बोला जाता है आपका क्या, ये आपका बोला जाता है लैटिन अमेरिका। फिर आपका 14 कंट्री आपके ओशेनिया जो ये मैं ऑस्ट्रेलिया के बाद आपको दिखा रहा था, ये सारे कंट्री आपके ओशेनिया कहलाते हैं। और 2 कंट्री आपके नॉर्थ अमेरिका में, एक तो आपका कनाडा और दूसरा आपका यूएसए, ये दोनों कंट्री आपके कहलाते हैं अमेरिका में, यानी कि नॉर्थ अमेरिका में। तो ये वर्ल्ड की जानकारी दी। तो वर्ल्ड की जानकारी के बाद हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड सिनेरियो की। तो दोस्तों अब अगला वीडियो हम लोग जो बनाएंगे वो वर्ल्ड सिनेरियो पर बनाएंगे, यानी कि वैश्विक परिदृश्य बनाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दें और हमारे वेबसाइट पर जाकर इस वीडियो को डाउनलोड करें। थैंक यू वेरी मच।